अंतरिक्ष में एक चट्टान, अ जायंट रॉक हर्टलिंग थ्रू स्पेस। क्या ये हमारी दुनिया खत्म कर सकती है? साउंड्स लाइक अ मूवी, राइट? बट द थ्रेट इज रियल। और दोस्त, हमारे साइंटिस्ट के पास इससे बचने के प्लान्स भी हैं। हे, if this helps you, hit subscribe now, comment your feedback, share to grow the channel. So let's lock in the journey together. बिल्कुल। आज की हमारी ये गहरी चर्चा स्पेस, सैटेलाइट और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर है। We'll unpick a stack of questions, बिल्कुल एग्जाम प्रेप स्टाइल। Exactly. हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। वी विल कवर पहले एस्ट्रॉइड्स का खतरा और उनसे बचने की स्ट्रैटेजीज, फिर चंद्रयान 3 का मेन मिशन और उसकी टेक्नोलॉजी, उसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वो हबल से बेहतर क्यों है, फिर हम देखेंगे इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान, द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और उसके बाद मैन्ड वर्सेस अनमैन्ड स्पेस मिशंस में इंडिया के चैलेंजेस, फिर स्पेस टेक से इंडिया को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे मदद मिली। इसके अलावा जीपीएस की तरह इंडिया का अपना नाविक सिस्टम और उसके फायदे। और आखिर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इतना सुपीरियर क्यों है? लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। ओके, तो पहला टॉपिक, व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ? What strategies have been developed to prevent such a catastrophe? ब्रॉड माइक्रो थीम, प्लानिटरी डिफेंस एंड एस्ट्रॉइड थ्रेट मिटिगेशन। तो देखिए, एस्ट्रॉइड्स बेसिकली रॉकी एयरलेस रेमनेंट्स हैं जो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से बचे हुए हैं। ये करीब 4.6 बिलियन साल पहले की बात है। बचे हुए रेमनेंट्स, जैसे घर बनाते समय कुछ ईंट पत्थर बच जाते हैं, वैसा कुछ? एग्जैक्टली वही एनालॉजी है। और इनका साइज छोटे मीटर साइज्ड बोल्डर से लेकर ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज जो 940 किलोमीटर का है उतना बड़ा हो सकता है। वाओ, 940 किलोमीटर्स। लेकिन ज्यादातर तो मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट में ही रहते हैं ना, सेफ डिस्टेंस पर। सही कहा, वहां वो सेफली ऑर्बिट कर रहे हैं। असली चिंता का विषय वो नहीं है। असली चिंता है कुछ एस्ट्रॉइड्स जिनका पथ यानी ऑर्बिट अर्थ क्रॉसिंग है। अर्थ क्रॉसिंग ऑर्बिट्स, इन्हें ही नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी NEOs कहते हैं, राइट? करेक्ट, और यही असली कंसर्न है। देखिए, 2023 में ही साइंटिस्ट ने 2818 नए एनईओज खोजे। मतलब अ न्यू पोटेंशियल थ्रेट इज ऑलवेज बीइंग आइडेंटिफाइड। हमारी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी बढ़ रही है। तो क्या हर NEO एक खतरा है? नहीं, अच्छा सवाल है। खतरा सिर्फ वो है जिनका ऑर्बिट पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस करता है और जो एक सर्टेन साइज से बड़े हैं। दैट्स व्हाई ट्रैकिंग इज की। हम उनके फ्यूचर पाथ को प्रिडिक्ट करते हैं, समझे? गॉट इट। तो मान लीजिए एक बड़ा एस्ट्रॉइड आ रहा है, लेट्स से 1 किलोमीटर से बड़ा, हाँ। तो एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा? अगर 1 किलोमीटर से बड़ा एस्ट्रॉइड टकराता है तो वो एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी ला सकता है। इसके 3 मेन इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, लेट्स ब्रेक देम डाउन। हम्म। पहला, पहला है इम्पैक्ट विंटर। टक्कर से इतना धूल और डेब्री एटमॉस्फेयर में जाएगा कि सूरज की रोशनी सालों तक ब्लॉक हो जाएगी। इट विल कॉज प्रोलॉन्ग डार्कनेस एंड कूलिंग, बिल्कुल एक न्यूक्लियर विंटर की तरह। ओके, इम्पैक्ट विंटर, आसान मतलब अ लॉन्ग डार्क एंड कोल्ड पीरियड, जैसे डायनासोर्स के टाइम हुआ था। बिल्कुल, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन इवेंट इसी वजह से माना जाता है। दूसरा इफेक्ट, मैसिव सुनामीज एंड अर्थक्वेक्स। अगर ये समंदर में गिरा तो आप इमेजिन कर सकती हैं क्या होगा। हाँ, 100 मीटर ऊंची सुनामीज। और तीसरा इफेक्ट? तीसरा है हार्मफुल गैसेस एंड डिब्री। एटमॉस्फेयर में जहरीली गैसें फैल जाएंगी, एसिड रेन होगी। इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर लाइफ। तो द थ्रेट इज लो प्रोबेबिलिटी पर हाई कॉन्सिक्वेंस, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। एक सवाल, सीरीज जो आपने बताया 940 किलोमीटर का, इतना बड़ा है, क्या वो भी एक थ्रेट है? नहीं, सीरीज मेन बेल्ट में सेफली ऑर्बिट कर रहा है। थ्रेट आमतौर पर छोटे अनप्रेडिक्टेबल एनियोस से हैं जो अर्थ क्रॉसिंग पाथ्स पर आ जाते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं। ओके, पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द 3 मेन इफेक्ट्स ऑफ अ लार्ज एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट अलाउड: इम्पैक्ट विंटर, मैसिव सुनामीज एंड अर्थक्वेक्स, और हार्मफुल गैसेस। एनियोस pose a real though rare extinction level threat. तो अब आते हैं सोल्यूशन पर। प्लानिटरी डिफेंस, हमारे पास क्या स्ट्रैटेजीज हैं? प्लानिटरी डिफेंस आसान भाषा में वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे हम पोटेंशियल एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स को डिटेक्ट और प्रिवेंट कर सकते हैं। इट्स लाइक अर्थ्स ओन डिफेंस सिस्टम। जैसे सुनामी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, वैसा ही। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, ये सब प्लानिंग यूएन बैक्ड इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क AIWN जैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से होती है। हमारे पास 5 की स्ट्रैटेजीज हैं। 5, ठीक है, लेट्स गो वन बाय वन। नंबर 1, नंबर 1 इज अर्ली डिटेक्शन। सबसे जरूरी, नासा का एनईओ ऑब्जर्वेशंस प्रोग्राम, ईसा का फ्लाई आई और हाँ, इंडिया का अपना नेत्र प्रोजेक्ट। ये सर्विस एस्ट्रॉइड्स को सालों, कभी-कभी दशकों पहले ही ट्रैक कर लेते हैं। इसका मेरिट हमें बहुत टाइम मिल जाता है। और इसकी लिमिटेशन? लिमिटेशन ये है कि छोटे और फेंट ऑब्जेक्ट्स जो अंधेरे में हैं वो मिस हो सकते हैं, बट वी आर गेटिंग बेटर। ओके, नंबर 2, हमने डिटेक्ट कर लिया, अब क्या? अब है काइनेटिक इम्पैक्टर। इसमें हम एक हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड से टकराते हैं। गोल उसे तोड़ना नहीं, सिर्फ उसका रास्ता थोड़ा सा बदलना है, नज करना है। ये तो डार्ट मिशन है। 2022 में जो सक्सेसफुल हुआ था, उसने डिमॉर्फोस के ऑर्बिटल पीरियड को 33 मिनट छोटा कर दिया। सोचो, वी एक्चुअली मूव्ड एन एस्ट्रॉइड। दैट्स अमेजिंग। एग्जैक्टली। इसका मेरिट है कि टेक्नोलॉजी इज रेडी एंड प्रूवन।
हम ये कर सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि रबल पाइल एस्ट्रॉइड्स पर, यानी जो ढीले मलबे के ढेर हैं, उन पर ये कम इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, तो डार्ट मिशन में एस्ट्रॉइड डिस्ट्रॉय हुआ था या नज? गुड क्वेश्चन। सिर्फ नज हुआ था। गोल हमेशा डिफ्लेक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं। डिस्ट्रक्शन से मल्टीपल थ्रेड्स बन सकते हैं, ये पॉइंट याद रखना। राइट, डिफ्लेक्शन नॉट डिस्ट्रक्शन। स्ट्रैटेजी नंबर 3। नंबर 3 है ग्रेविटी ट्रैक्टर। ये बहुत फैसिनेटिंग है। हम एक भारी स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉयड के पास सालों तक बस उसके साथ साथ फ्लाई करने देते हैं। स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रॉयड की म्यूचुअल ग्रेविटी, जो बहुत कमजोर होती है, धीरे धीरे एस्ट्रॉयड का पाथ बदल देती है। एक स्लो डांस इन स्पेस बिकॉज ग्रेविटी इज अ वेरी वीक फोर्स, इसलिए तो मेक अ डिफरेंस स्पेसक्राफ्ट को बहुत बहुत लंबे टाइम तक पास रहना पड़ता है। एग्जैक्टली इसका मेरिट है कि ये बहुत जेंटल और प्रिसाइज है, पर लिमिटेशन ये है कि इसके लिए दशकों का लीड टाइम चाहिए। इट्स नॉट अ लास्ट मिनट सोल्यूशन। ओके, तो अगर टाइम कम हो, स्ट्रैटेजी नंबर 4, द लास्ट रिजॉर्ट। द लास्ट रिजॉर्ट, न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ ब्लास्ट। ये लास्ट ऑप्शन है। इसमें हम एस्ट्रॉइड के पास एक न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट करते हैं। ब्लास्ट से उसकी सरफेस वेपराइज होती है और जो गैस निकलती है वो उसे रॉकेट की तरह धक्का देती है। ये न्यूक्लियर ऑप्शन इतना रिस्की क्यों है? क्योंकि एस्ट्रॉइड के टुकड़े हो सकते हैं, मेकिंग द प्रॉब्लम वर्स, और इसके पॉलिटिकल फॉलआउट का रिस्क अलग है। न्यूक्लियर वेपन्स इन स्पेस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। इसका मेरिट यह है कि ये बहुत बड़े एस्ट्रॉइड्स पर भी काम कर सकता है। और पांचवी स्ट्रैटेजी? पांचवी है सिविल डिफेंस प्लानिंग। अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो इवैक्यूएशन ड्रिल्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, बेसिकली इंपैक्ट के लिए तैयार रहना। मेरिट है कि ये जान बचाता है, लिमिटेशन है कि ये इंपैक्ट को रोकता नहीं, सिर्फ मिटिगेट करता है। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस दिस। Rehearse presenting the 5 planetary defense strategies with their merits and limitations. आइए मिनी रिकैप कर लेते हैं। इन शॉर्ट, वी हैव अ मल्टी-लेयर्ड डिफेंस प्लान फ्रॉम अर्ली डिटेक्शन टू लास्ट रिजॉर्ट न्यूक्लियर ऑप्शंस टू प्रोटेक्ट अर्थ एंड कन्वर्ट दिस डेंजर इनटू अ मैनेजेबल नेचुरल हैजर्ड। Excellent. अब अर्थ के डिफेंस से चलते हैं मून की तरफ। अगला टॉपिक, what is the main task of India's third moon mission, which could not be achieved in its earlier mission? List the countries that have achieved this task. Introduce the subsystems in the spacecraft launched and explain the role of the Virtual Launch Control Center. बिल्कुल, ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियाज लूनर एक्सप्लोरेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो चंद्रयान 3 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक शब्द में था, सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग यानी मून पे आराम से कंट्रोल तरीके से उतरना बिना स्पेसक्राफ्ट को डैमेज किए। हार्ड लैंडिंग क्रैश होती है। बिल्कुल सही। ये काम चंद्रयान 2 2019 में आखिरी कुछ सेकंड्स में नहीं कर पाया था ड्यू टू अ नेविगेशन एनोमली। तो ये मिशन उस फेलियर से सीखकर आगे बढ़ने का एक सिंबल था। इट वॉज लाइक अ वीडियो गेम का लास्ट लेवल क्रॉस करना, जो पिछली बार फेल हो गया था, एंड दिस टाइम ISRO क्लियर्ड इट। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, इंडिया के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। हाँ, और इसके साथ इंडिया एक इलीट क्लब में शामिल हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले सिर्फ 3 देश थे, यूएस, यूएसएसआर, रशिया और चाइना। और अब इंडिया बना 4th नेशन टू अचीव दिस। बट यहाँ एक ट्विस्ट है ना? यस, और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूना साउथ पोल। तो इंडिया 4th कंट्री है बट फर्स्ट भी है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखिए, 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून इन जनरल, चांद पर कहीं भी, बट फर्स्ट टू लैंड इन द वेरी चैलेंजिंग साउथ पोलर रीजन। ये एक स्पेशल और ज्यादा डिफिकल्ट अचीवमेंट है। साउथ पोल इतना स्पेशल क्यों है? वहाँ वाटर आइस मिलना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? साउथ पोल स्पेशल है क्योंकि वहां परमानेंटली शैडोड रीजन्स हैं। ऐसी जगह जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, वहां वाटर आइस के फॉर्म में मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। और वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब फ्यूचर लूना बेसिस के लिए रॉकेट फ्यूल और सांस लेने के लिए एयर। सोचो, एग्जैक्टली ये फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, आइए से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेइंग इंडिया इज द 4th नेशन टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून एंड द फर्स्ट टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। Mini recap time. In short, Chandrayaan 3's main task was to achieve the soft landing that Chandrayaan 2 missed, making India the first country to land near the lunar south pole. फैंटास्टिक। अब आते हैं इसके टेक्नोलॉजी पर। द स्पेसक्राफ्ट इटसेल्फ, उसके सब सिस्टम्स क्या थे? जरूर। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में 3 मेन मॉड्यूल्स थे। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर जिसका नाम था विक्रम, और रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान। एक टीम की तरह। प्रोपल्शन मॉड्यूल टैक्सी का काम करता है, लैंडर घर है, और रोवर वो एक्सप्लोरर है जो बाहर जाकर सैंपल्स कलेक्ट करता है। बहुत अच्छी एनालॉजी है, और हर कंपोनेंट के पीछे जो इंजीनियरिंग है वो फैसिनेटिंग है। सभी सबसिस्टम्स को चंद्रयान 2 के एक्सपीरियंस से इंप्रूव किया गया था। लेट्स स्टार्ट विद द लैंडर विक्रम। उसके की सब सिस्टम्स क्या थे? विक्रम का फंक्शन था सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को डिप्लॉय करना। उसके की सबसिस्टम्स थे एक एडवांस्ड प्रोपल्शन एंड नेविगेशन सिस्टम, हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरास ताकि वो लैंड करने के लिए साफ जगह ढूंढ सके, अल्टीमीटर्स और ऑफ कोर्स सोलर पैनल्स फॉर पावर। और रोवर प्रज्ञान। विक्रम और प्रज्ञान में क्या फर्क है? विक्रम स्टेशनरी है, वो लैंडर है। प्रज्ञान रोवर है जो विक्रम से बाहर निकलकर मून की सरफेस पर चलता है।
प्रज्ञान के सबसिस्टम्स थे नेविगेशन कैमराज, स्पेक्ट्रोमीटर्स जो मिट्टी की एलिमेंटल कॉम्पोजिशन एनालाइज करते हैं, और एक सोलर पावर्ड ड्राइव सिस्टम ये रोवर सोलर पावर्ड क्यों था? टू सेव वेट एंड कम्प्लेक्सिटी। एक छोटी मिशन के लिए मून की सरफेस पर सन्स एनर्जी का यूज करना सबसे एफिशिएंट तरीका है। गॉट इट। और प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम? उसका काम था स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से लूनार ऑर्बिट तक ले जाना। बाद में उसने कम्युनिकेशन रिले का काम भी किया। अब आते हैं उस ब्रिलियंट इनोवेशन पर, द वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर या VLCC। ये क्या था? द VLCC ये तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC में था। ये श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर का एक रिमोट कमांड हब था, एक बैकअप मतलब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या था इन वन वर्ड? रिडंडेंसी। एक शब्द में बैकअप। इसके कई रोल थे। पहला, रिडंडेंसी एंड सेफ्टी। अगर श्रीहरिकोटा में ऑन साइट कोई इशू हो जाए, मॉनिटरिंग जारी रहेगी। दूसरा, रियल टाइम टेलीमेट्री एनालिसिस। वो रिमोटली लॉन्च व्हीकल की हेल्थ ट्रैक कर सकते थे। तीसरा, श्रीहरिकोटा के साथ रियल टाइम डेटा शेयर करके कोऑर्डिनेशन करना। It was a brilliant backup plan, ensuring nothing could go wrong from the control side. क्या वो इमरजेंसी में कंट्रोल टेक ओवर कर सकता था? हाँ, जरूरत पड़ने पर वो कर सकता था। ये डिजास्टर रेजिलियंस के लिए डिजाइन किया गया था। VLC जैसी इनोवेशंस इंडिया की ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस और सोफिस्टिकेशन को दिखाती हैं। चलिए, अब प्रैक्टिस का टाइम है। Now, pause and try to name the 3 modules of Chandrayaan 3 and 1 function of each. And a quick mini recap. In short, the success of Chandrayaan 3 relied on its advanced subsystems and innovative support systems like the VLCC. Perfect. अब चांद से निकलकर टाइम में और पीछे चलते हैं। To the beginning of the universe. Topic. Launched on 25 December 2021, James Webb Space Telescope has been much in the news since then. What are its unique features which make it superior to its predecessor space telescopes? What are the key goals of this mission? What potential benefits does it hold for the human race? Broad micro theme: Advancements in Observational Astronomy. JWST एक revolutionary space telescope है। ये यूनिवर्स को इंफ्रारेड लाइट में देखता है, जिससे ये हबल से कई ज्यादा पावरफुल है। What a Christmas gift to humanity! Launch date Christmas 2021. आपने कहा ये नाइट विजन गॉगल्स जैसा है। नॉर्मलाइज हबल और नाइट विजन JWST। तो इंफ्रारेड में देखने से होता क्या है? देखिए, हबल ने 30 साल तक सर्व किया, बट उसकी लिमिट्स थी स्पेशली अर्ली यूनिवर्स को देखने में। JWST को उन्हीं लिमिट्स को ओवरकम करने के लिए डिजाइन किया गया। इसकी सुपीरियरिटी के 2 मेन फीचर्स हैं। पहला, आपसे जैसे कहा, एडवांस्ड इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज। हबल ऑप्टिकल और UV में देखता था, JWST इंफ्रारेड में। इसका फायदा यह है कि हम फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज को देख सकते हैं। उनकी लाइट्स बिलियंस ऑफ ईयर्स ट्रैवल करके स्ट्रेच हो जाती है ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। इसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। वो लाइट विजिबल से इंफ्रारेड बन जाती है, जिसे सिर्फ JWST देख सकता है। गॉट इट। और दूसरा फीचर? वो आईना, द मिरर। हाँ, इनहैंस्ड मिरर टेक्नोलॉजी। JWST का 6.5 मीटर का प्राइमरी मिरर है। हबल का सिर्फ 2.4 मीटर था। मतलब JWST की लाइट कलेक्टिंग एरिया 6 गुना ज्यादा है। मोर लाइट कलेक्टेड इक्वल्स क्लियरर डीपर इमेजेस ऑफ द यूनिवर्स। और वो मिरर 18 सेगमेंट्स में क्यों है? एक सिंगल पीस में क्यों नहीं? इतना बड़ा सिंगल मिरर लॉन्च करना फिजिकली इम्पॉसिबल था, तो 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स को ऑरिगेमी की तरह फोल्ड करके रॉकेट में फिट किया गया और स्पेस में अनफोल्ड किया गया। कूल ना? वेरी कूल। और मिरर गोल्ड कोटेड ही क्यों है? Because gold is exceptionally good at reflecting infrared light. It's not for bling, it's for science. तो JWST isn't just a better Hubble, it's a completely new kind of eye on the cosmos. Let's practice. Rehearse this. JWST is superior due to its large, gold-coated infrared mirror and its ability to see in infrared wavelengths. Mini recap. In short, JWST's larger infrared optimized mirror allows it to see farther back in time and with greater detail than any previous telescope. ठीक है, अब आते हैं इसके गोल्स पर। So what does this all mean for us? Why spend billions on this? इसके 2 मेन गोल्स हैं जो ह्यूमैनिटी के सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन से जुड़े हैं। Where did we come from? Are we alone? पहला गोल तो साफ है, अर्ली यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन। बिग बैंग के बाद बनी फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज को स्टडी करना। Exactly. और दूसरा बड़ा गोल है एक्सोप्लैनेट रिसर्च। डिस्टेंट प्लैनेट्स के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को एनालाइज करना। इंफ्रारेड में देखने से एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करना आसान कैसे हो जाता है? क्योंकि प्लैनेट्स अपनी लाइट नहीं बनाते, वो स्टार की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं या अपनी हीट रेडिएट करते हैं। इंफ्रारेड हमें उनकी फेंट हीट सिग्नेचर्स देखने देता है और उनके एटमॉस्फेयर में क्या गैसेस हैं ये बताता है। इसने WSP-107b पर वाटर वेपर और सैंड क्लाउड्स ढूंढे हैं और 55 कैंस्ट्री E जो एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है वहां एटमॉस्फेयर कंफर्म किया है। तो क्या JWST ने लाइफ ढूंढ ली है? नॉट येट, बट इसने लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे वाटर वेपर ढूंढे हैं एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स में। ये एक ह्यूज स्टेप है। तो इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है ह्यूमैनिटी के लिए? 3 मेन बेनिफिट्स हैं। पहला, साइंटिफिक एडवांसमेंट। 2024 तक 1200 से ज्यादा पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। इट्स अ डेटा जनरेटिंग मशीन
साइंटिफिक एडवांसमेंट के अलावा एक कॉमन पर्सन को JWST से क्या फायदा है? इसका दूसरा बेनिफिट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और तीसरा एजुकेशनल इम्पैक्ट। इट इंस्पायर्स द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट्स। बिल्कुल। और एक और चीज, अनएक्सपेक्टेडली मैसिव अर्ली गैलेक्सीज, इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे ओल्ड मॉडल्स कहते थे कि अर्ली गैलेक्सीज स्मॉल होनी चाहिए। JWST को ऐसी गैलेक्सीज मिल रही हैं जो बहुत मैसिव हैं और यूनिवर्स की हिस्ट्री में बहुत जल्दी बन गई। इसका मतलब है कि हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मोलॉजी गलत हो सकती है। आवर थ्योरीज माइट बी रॉन्ग। Amazing. Now, let's practice explaining the two main goals of JWST, exploring the early universe and researching exoplanets. And a quick mini recap, in short, JWST aims to answer humanity's biggest questions about our origins and place in the cosmos, driving scientific and technological progress along the way. अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो इंडिया के फ्यूचर इन स्पेस से जुड़ा है। टॉपिक, इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन, द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। Broad micro theme, achieving self-reliance in human spaceflight. तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या BAS, ये इंडिया का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। टारगेट ईयर है 2035। गोल है एक 20 टन का स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करना। 2035, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जैसा होगा? हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन साइज में छोटा होगा। ISS का मास 400 टन से ज्यादा है। BAS इनिशियली 20 टन का होगा, स्मॉल मॉड्यूलर स्टेशन। ये एक तरह से ISS का कॉम्पैक्ट वर्जन होगा। तो इसकी जरूरत क्या है? हम ISS में कोलैबोरेट तो कर सकते हैं, लेकिन अपना स्पेस स्टेशन होने के कई स्ट्रेटेजिक फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कंटिन्यूस माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं मटेरियल साइंस, बायोलॉजी, मेडिसिन में ऑन आवर ओन टर्म्स। एक साइंटिस्ट को इससे क्या फायदा होगा? एक साइंटिस्ट को एक डेडिकेटेड लैब मिलेगी स्पेस में। वो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे, जैसे नए अलॉयज बनाना या प्रोटीन क्रिस्टल्स ग्रो करना फॉर ड्रग डेवलपमेंट। और एक कॉमन सिटीजन को इससे क्या फायदा हो सकता है? कॉमन सिटीजन को इससे इनडायरेक्टली फायदा होगा। स्पेस में की गई रिसर्च से जो टेक्नोलॉजी निकलती है वो इवेंचुअली नीचे आती है। बेटर मेडिसिन्स, न्यू मटेरियल्स, इंप्रूव्ड वेदर फोरकास्टिंग। इसके अलावा ये स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी भी है। इट शोज इंडिया इज अ मेजर स्पेस पावर capable of sustaining human presence in space. इसको बनाने में चैलेंजेस क्या होंगे? चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। पहला है हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। हमें एस्ट्रोनॉट्स और स्टेशन के मॉड्यूल्स को लॉन्च करने के लिए एक पावरफुल रॉकेट चाहिए। दूसरा है लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जिंदा रखने की टेक्नोलॉजी। तीसरा, स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, अलग अलग मॉड्यूल्स को स्पेस में जोड़ना। ISRO इन चैलेंजेस पर काम कर रहा है? बिल्कुल, गगनयान मिशन इन्हीं टेक्नोलॉजीज का एक स्टेपिंग स्टोन है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स दिस। द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इज इंडियाज प्लान फॉर अ 20 टन स्पेस स्टेशन बाय 2035, एमिंग फॉर सेल्फ रिलायंस इन माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। Mini recap. In short, BAS is India's ambitious next step to become a major player in human spaceflight, fostering scientific research and strategic presence. ग्रेट। अब आते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के ही एक और पहलू पर। टॉपिक, मैन्ड वर्सेस अनमैन्ड स्पेस मिशंस, इंडियाज चैलेंजेस। Broad micro theme, the next frontier of Indian space exploration. देखिए, इंडिया ने अनमैन्ड मिशंस में तो कमाल किया है, चंद्रयान, मंगलयान, बट मैन्ड मिशंस यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक बिल्कुल अलग लेवल का चैलेंज है। क्यों? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है ह्यूमन सेफ्टी। एक अनमैन्ड मिशन फेल होता है तो हम एक मशीन खोते हैं, एक मैन्ड मिशन फेल होता है तो हम इंसानी जान खोते हैं। द स्टेक्स आर इन्फिनिटली हायर। तो इसके लिए क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं जो इंडिया फेस कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल गगनयान मिशन के लिए 3 बड़े टेक्निकल चैलेंजेस हैं। पहला, क्रू एस्केप सिस्टम। लॉन्च के दौरान अगर रॉकेट में कोई गड़बड़ हो तो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली बाहर निकालने का सिस्टम। ISRO ने इसके सक्सेसफुल टेस्ट किए हैं। ओके, अ सेफ्टी पैराशूट फॉर द क्रू कैप्सूल। दूसरा है री एंट्री टेक्नोलॉजी, कैप्सूल को स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस लाना। इस दौरान फ्रिक्शन से बेइंतहा गर्मी पैदा होती है। कैप्सूल को उस हीट से बचाना और सही एंगल पर एंटर करना बहुत क्रिटिकल है। और तीसरा चैलेंज, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। क्रू मॉड्यूल के अंदर ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना जहां इंसान जिंदा रह सके। ऑक्सीजन सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, टेम्परेचर कंट्रोल, फूड, वाटर। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ मिनी अर्थ इन अ टाइनी कैप्सूल। इसके अलावा इसरो की एक और खासियत है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये मैन्ड मिशंस में एक चैलेंज क्यों है? गुड क्वेश्चन। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसरो की सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनमैन्ड मिशंस में हमने कम बजट में ज्यादा अचीव किया है, लेकिन मैन्ड मिशंस इनहेरेंटली एक्सपेंसिव होते हैं। ह्यूमन सेफ्टी के लिए रिडंडेंसी, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, इन सब पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो कॉस्ट को कंट्रोल में रखना व्हाइल एंश्योरिंग 100% सेफ्टी, ये एक बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज है। राइट। तो गगनयान मिशन इन सभी चैलेंजेस का टेस्ट केस है। चलिए इसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिसिंग द 3 मेन टेक्निकल challenges for manned missions: crew escape system, re-entry technology, and life support systems. Mini recap. In short, while India excels in unmanned missions, the Gaganyaan program is overcoming huge technological and logistical challenges to ensure human safety in space.
अब स्पेस एक्सप्लोरेशन से हटकर आते हैं कि स्पेस टेक जमीन पर हमारी जिंदगी कैसे बेहतर बना रही है। टॉपिक, हाउ स्पेस टेक हैज हेल्प्ड इन इंडिया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ब्रॉड माइक्रो थीम, स्पेस टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का विजन यही था कि इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी को नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा। नॉट जस्ट फॉर प्रेस्टीज बट फॉर पर्पस। एक एग्जाम्पल दीजिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जैसे INSAT सीरीज। इन्होंने देश के कोने कोने में टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन कनेक्टिविटी और इंटरनेट पहुंचाया है। टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन जैसी सर्विसेज रिमोट विलेजेस तक इन्हीं की वजह से पहुंची हैं। राइट, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का क्या रोल है? उनका रोल शायद और भी बड़ा है। हमारे रिसोसैट और कार्टोसैट जैसे सैटेलाइट्स जमीन की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेते हैं। इस डेटा को यूज करके हम एग्रीकल्चर में फसल का हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल्स का पता लगा सकते हैं, अर्बन प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं और डिफॉरेस्टेशन ट्रैक कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इनका यूज होता होगा? बहुत ज्यादा। साइक्लोन फॉर्मेशन को ट्रैक करना, फ्लड अफेक्टेड एरियाज का असेसमेंट करना, फॉरेस्ट फायर्स को मॉनिटर करना। ये सैटेलाइट्स हमारी आईज इन द स्काई हैं, जो अर्ली वार्निंग्स देकर लाखों जानें बचाती हैं। फिशरमैन को भी इससे मदद मिलती है ना? हाँ बिल्कुल। सैटेलाइट से पोटेंशियल फिशिंग जोन्स एडवाइजरीज जारी की जाती हैं। फिशरमैन को बताया जाता है कि समंदर में कहाँ मछलियां मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। इससे उनका टाइम, फ्यूल और एफर्ट तीनों बचता है। उनकी इनकम बढ़ती है। तो स्पेस टेक सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स डायरेक्टली इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ फार्मर्स, फिशरमैन एंड सिटी प्लानर्स। Let's do a practice cue. Rehearse explaining one way space tech helps in agriculture and one way it helps in disaster management. Mini recap. In short, space tech isn't just for exploration. It's a critical tool improving agriculture, communication, navigation, and disaster management across India. नेविगेशन की बात आई तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। Topic: India's own NAVIC system and its advantages. ब्रॉड माइक्रो थीम, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन नेविगेशन। नेविक जिसका पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, हमारा अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसको समझने के लिए पहले जीपीएस को समझना जरूरी है। जीपीएस अमेरिका का सिस्टम है जिसे यूएस स्पेस फोर्स कंट्रोल करती है। और सारी बात उस कंट्रोल में ही है। अगर कभी जरूरत पड़े तो वो हमारे लिए सर्विस बंद कर सकते हैं। बिल्कुल, खास तौर पर युद्ध या तनाव के समय। 1999 कारगिल युद्ध के दौरान जब हमें दुश्मन की पोजीशन के लिए जीपीएस डेटा की जरूरत थी, हमें उन्हें मिला था। उसी दिन यह तय हो गया कि इंडिया को अपना नेविगेशन सिस्टम चाहिए। नेविक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस देता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। पर टेक्नोलॉजी के मामले में ये जीपीएस से कैसे अलग है? जीपीएस के 24 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, नेविक के सिर्फ 7। यही इसकी खासियत है। नेविक एक रीजनल सिस्टम है, ग्लोबल नहीं। इसके 7 सैटेलाइट्स इस तरह से ऑर्बिट में हैं कि वो हमेशा इंडिया और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के इलाके के ऊपर रहते हैं। हमेशा इंडिया के ऊपर? ऐसा कैसे? इसमें 3 जियोसिंक्रोनस और 4 जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में है। सिंपल भाषा में वो जमीन से एक ही जगह पर दिखते हैं। इस वजह से अपने सर्विस एरिया में नेविक की एक्यूरेसी जीपीएस के स्टैंडर्ड सिविलियन सर्विस से बेहतर है, लगभग 5 से 10 मीटर तक। और इसकी लागत भी काफी कम होगी। भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके कमर्शियल बेनिफिट्स क्या है? कमर्शियल बेनिफिट्स अब बढ़ रहे हैं। मेनी न्यू स्मार्टफोन्स इन इंडिया आर नाउ नेविक इनेबल्ड। इसका यूज व्हीकल ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट और मैरीटाइम नेविगेशन में हो रहा है। Practice time. Practicing. NAVIC is India's regional navigation system with just 7 satellites, providing strategic independence and better accuracy in its service area. Mini recap. In short, NAVIC is India's own GPS, providing strategic independence and commercial benefits with just 7 satellites. अब बाद में निर्भरता से आते हैं सुरक्षा पर। हमारा आखिरी टॉपिक। Why the S-400 air defense system is so superior. Broad micro theme. Layer air defense and strategic deterrence. S-400 Triumph एक रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे गेम चेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा किला है। अ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस बबल। मल्टी लेयर्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके पास हर तरह के खतरे के लिए अलग अलग दूरी पर अलग अलग मिसाइल हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रेंज। कितनी रेंज है इसकी? ये 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, ड्रोन्स या क्रूज मिसाइल्स को मार गिरा सकता है। सोचिए, दिल्ली में बैठा S-400 सिस्टम पाकिस्तान या चाइना के बॉर्डर के काफी अंदर तक किसी भी हवाई खतरे को खत्म कर सकता है। और इसका रडार, वो कितनी दूर से डिटेक्ट कर लेता है? इसका एडवांस रडार 600 किलोमीटर दूर से ही खतरे को देख लेता है। 600 किलोमीटर? इतनी जल्दी पता चलने का मतलब है आपके पास रिएक्ट करने के लिए बहुत वक्त है। एग्जैक्टली। टाइम ही एयर डिफेंस में सबसे कीमती चीज है। इसकी दूसरी खासियत है इसकी मल्टी टारगेट कैपेबिलिटी। ये एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 पर एक साथ मिसाइल फायर कर सकता है। तो ये सैचुरेशन अटैक को बेकार कर देता है, जहां दुश्मन एक साथ बहुत सारी मिसाइल्स भेजता है। बिल्कुल। अब आते हैं उसके मल्टी लेयर्ड एस्पेक्ट पर। S-400 के पास मिसाइल्स का एक पूरा टूल बॉक्स है। 400 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल, 250 किलोमीटर वाली मीडियम रेंज मिसाइल, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर वाली शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। तो हर कान के लिए अलग औजार है। करेक्ट। इस लेयर्ड डिफेंस से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये किसी भी हवाई हमले के खिलाफ एक बेजोड़ सुरक्षा कवच है।
S-400 जैसा सिस्टम स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको किसी और देश पर अपनी एयर डिफेंस के लिए डिपेंड नहीं रहने देता। ये एक डेटरेंट का काम करता है। दुश्मन को पता है कि आपके पास इतना पावरफुल सिस्टम है, तो वो हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। Let's practice. Rehearse this. The S-400 superiority lies in its long-range, multi-target capability and its layered arsenal of different missiles. Mini recap. In short, S-400 Triumph is an air defense system whose superiority lies in its incredible range, multi-target capability, and advanced missile arsenals. So, what a journey. From defending our planet from asteroids to peering into the dawn of time with the JWST and looking ahead to India's own home in space. Let's do a quick recap. The broad micro theme was space, satellite, and defense technology. And हमने cover किया है asteroid defense. We have a multi-layered plan from detection to deflection. It's a manageable risk, not a doomsday prophecy. Chandrayaan 3, India's brilliant success in soft landing on the moon's south pole thanks to robust technology and systems like the VLCC. JWST, the infrared successor to Hubble that's rewriting our understanding of the early universe and exoplanets. इसके बाद हमने देखा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, India's ambitious plan for 2035 to become a major player in human space flight and microgravity research. फिर manned missions, the huge technological and logistical challenges India is overcoming with the Gaganyaan program. Socio-economic impact. Space tech isn't just for exploration, it's improving agriculture, navigation, and disaster management in India. और आखिर में Navik, India's own GPS, providing strategic independence and commercial benefits with just 7 satellites. And S-400 Triumph, an air defense system whose superiority lies in its incredible range, multi-target capability, and advanced missile arsenal. Now, to really make this knowledge stick, here are 6 content probes. थोड़ा सोच लो। पहला, kinetic impactor और gravity tractor के बीच का मेन डिफरेंस अपने शब्दों में बताओ। दूसरा, चंद्रयान 3 की सक्सेस को चंद्रयान 2 की फेलियर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा, अगर तुम्हें JWST यूज करने का मौका मिले तो तुम यूनिवर्स का कौन सा अंश देखना चाहोगे एंड व्हाई। चौथा, इंडिया के स्पेस स्टेशन BS से एक साइंटिस्ट और एक कॉमन सिटीजन को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। पांचवा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसरो की सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है। और छठा, S-400 जैसा सिस्टम स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए क्यों जरूरी है। But here's a simple challenge for you. Pick any one topic from today's discussion and try to explain it to a friend or family member in just 60 seconds. See if you can make them say wow. This was a deep dive into some truly fascinating material. Keep that curiosity alive. Absolutely. We hope this was super useful for you, dost. Subscribe now, comment your feedback, share to grow the channel. We'll be back with another deep dive soon.